Namaskar, welcome back to Math Circles. I am Radhika and in this video we are going to talk about limit of a sequence. कि limit of a sequence क्या होता है? So let's see the definition first. That let xn be any real sequence, then a real number s is said to be a limit of a sequence if for each epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to capital N such that this for all n is greater than n naught. Now again ये हमारा epsilon और n naught वाली terms आ गए तो it's going to be very confusing and tough for you, but I'll try to make it as simple as possible for you guys. So first of all, epsilon is nothing else but just a small number, any number which is greater than 0. Now let's understand the definition कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है तो रियल कोई भी रियल सीक्वेंस है, मीन्स उसमें जो मेंबर्स हैं दिस आर द रियल नंबर्स, तो और कोई भी नंबर एस जो कि सीक्वेंस का मेंबर हो भी सकता है और सीक्वेंस के बाहर का भी मेंबर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी रियल नंबर, उसको हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस तब बोलेंगे जब हर एक एप्सिलॉन के लिए फॉर ईच एप्सिलॉन आपने कोई भी एक वैल्यू कंसीडर की, फॉर ईच एप्सिलॉन आपको एन नॉट मिलेगा. यानी कि ये जो एन नॉट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है. अगर आप एप्सिलॉन 0.1 लेते हो तो एन नॉट हो सकता है 10 या 20 हो. आप एप्सिलॉन को 1 लेते हो तो हो सकता है एन नॉट की जो वैल्यू हो वो 100 चली जाए. तो इट डिपेंड्स कि जो एन नॉट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है. बिकॉज फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एन. और ये जो एन नॉट है ये किस तरीके से बिलोंग करना चाहिए कि xn minus s should be less than epsilon for all n is greater than n naught. यानी कि चलिए I'll take an example for you guys, उससे आपको I guess डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. I am taking 1, 1/2, 1/3, 1/4 dash 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 and the sequence you can say is 1/n where n belongs to capital N. So this is your sequence जिसको हम इस definition के साथ compare करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कंसिडर करना है कोई भी एप्सिलॉन. तो हम एप्सिलॉन लेते हैं कोई भी वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 0. लेट्स टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1. ऑलराइट, ये बहुत रेंडमली है जो हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जस्ट टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन ताकि आप समझ सको कि हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं. तो अब इस एप्सिलॉन पर हमें डिपेंड करता हुआ क्या लेना है? एक एन नॉट लेना है. तो हम एन नॉट लेते हैं. एन नॉट सपोज मैं ले लेती हूँ 10. लेट्स टेक इट्स 10. अगर 10 से सेटिस्फाई नहीं भी होती है तो हम अपना नंबर इंक्रीज़ करके देखेंगे कि जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो. और अगर कोई भी ऐसा आपको एन नॉट नहीं मिल पाता है, सपोज करो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है आपको, नेचुरल नंबर, जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सके, तो इट मीन्स वो उसका लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस नहीं होगा. ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होता है या नहीं. और एस जो है इनकी हम लिमिट पॉइंट ले लेते हैं इसका 0, कि हम 0 को चेक कर रहे हैं कि 0 इसका लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है या नहीं है. एन क्या हो जाएंगे आपके? एन ऑल द नंबर्स 11, 12 जितने भी हैं, एन इज़ ग्रेटर देन एन नॉट. तो जो एन की वैल्यू है वो सारी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी. तो लेट्स से एक्स एन. तो एक्स एन हम लेते हैं. एक्स एन इनमें से कोई भी ले सकते हैं. अगर हम एन की वैल्यू 11 लेते हैं तो आपका एक्स एन क्या हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा. 1/11 माइनस एस यानी कि -0 डिवाइडेड बाय इट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज व्हाट? 0.1. यानी कि ये हो गया आपका 1/11 इज लेस देन 0.1. एंड येस 1/11 की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0.1 होती है. राइट, अब इसको और अगर आपको क्लियर देखना है तो हम एक काम और कर सकते हैं. आप n की वैल्यू को और इंक्रीज़ कर सकते हो तो आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ पता चल जाएगी. सपोज़ मैं ये 20 ले लेती हूँ तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हो जाएंगी 21, 22 और मैं यहाँ पे लेती हूँ 1/21. तो ऑफकोर्स 1/21 इज़ लेस देन 0.1. यानी कि इस s की वैल्यू 0 के लिए आपकी ये जो डेफिनेशन है ये क्या हो रही है? ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये जो एक्स एन माइनस एस मीन्स द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो लेस देन क्या आ रहा है? हमारा एप्सिलॉन आ रहा है.
अगर आपको और चेक करना है तो आप एप्सिलम की वैल्यू को चेंज कर सकते हो एंड यू कैन सी कि एप्सिलम की वैल्यू चेंज होने पर एन नॉट की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरीके से हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को पता कर सकते हैं। बट नाउ यू विल सी कि ये तो बहुत ही इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे कि हम हर एप्सिलम को लेके चेक करें कि वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, राइट। सो देयर मस्ट बी सम अदर वे जिससे हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस डायरेक्टली पता कर पाएँ। सो यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस डेफिनेशन वन मोर थिंग दैट जो आप शायद हमेशा से करते आए हैं वही आपका लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस होता है, दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn शुड बी s। यानी कि अगर आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हो तो xn की वैल्यू जिसके तरफ जाती है वो होता है आपका लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। वन मोर थिंग, मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करूँगी, आगे जाके आप एक टॉपिक पढ़ोगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस अलग चीज़ होती है और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस अलग चीज़ होती है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है? यूनिक होता है। आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे और xn की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट अ यूनिक वैल्यू फॉर दैट। और आई गेस ये हम 11th में करते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं 11th और 12th में, 11th में है आई गेस, तो हम ये चीज़ पढ़ते हैं। तो ये जो आपका रिजल्ट होता है ना वही होता है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सो दैट वाज अ डेफिनेशन दैट यू यूज टू प्रूव थ्योरम्स। बट ये डेफिनेशन है जब आप क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्वेश्चंस को इस बेसिस पे सॉल्व करते हो कि अगर इफ़ यू रियली वांट टू फाइंड अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस देन you use this definition. Just don't go for this because it is very complicated one. We use this theorem in the theorems to prove the theorems or for some statements. Alright, so that was the first topic, limit of a sequence. The second definition that we are going to talk about is convergent sequence. कि convergent sequence क्या होता है? तो convergent sequence के हमारे पास दो definitions हम usually books में देखते हैं, but वो दोनों आपस में interconnected ही हैं, even you can say कि वो same ही हैं. Let's see the first definition. The first is कि if the sequence has finite limit, अगर कोई sequence है जिसकी limit क्या है? finite है. And what was the limit? मतलब अभी हमने इससे just पहले topic किया limit of a sequence. This is the only limit that we are talking here only. And the definition was the real sequence xn is said to be convergent if there exists a finite real number L such that for all epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to capital N such that mod of xn minus L is less than epsilon for all n is greater than n naught. So that was a definition of limit of a sequence. बस हमने उसको थोड़ा सा मोल्ड किया है because we want to say कि sequence convergent है या नहीं है. So we are just taking help of this. But again the same thing कि it would be very difficult अगर आप हर sequence को इस definition से check करोगे. हम जो है वो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस वाला मेथड ही यूज़ करेंगे कि हम n को इनफाइनाइट पे टेंड करवाएंगे एंड विल सी कि जो आपका xn है वो आपको फाइनाइट आंसर दे रहा है या इनफाइनाइट आंसर दे रहा है. इफ़ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज़ फाइनाइट यानी कि जो l या फिर s जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो उसकी वैल्यू अगर आपको फाइनाइट मिल रही है then you will say that the sequence is convergent sequence. Now I want to tell you with the example. I'm going to take two examples. So our first example is the same that we discussed earlier, that xn 1 upon xn is equal to 1 upon n और जहाँ पे n जो है belongs to natural number. So let's see what the sequence is. It's 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and so on. As you will see that if n is tending to infinity, अगर आप डायरेक्टली इससे देखें that limit n tends to infinity 1 upon n, तो ये क्या हो जाएगा 1 by infinity and 1 by infinity will be tend to 0. तो ये जो n1 limit n tends to infinity 1 by n है you will get 0. तो limit of a sequence is what 0 and 0 is also a finite number. तो इसका limit of a sequence क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये sequence हमारी क्या हो जाएगी convergent हो जाएगी. Alright, now we'll see this. अगर हम यहाँ पर इसमें n tends to infinity करेंगे तो it would be an indeterminate form because 2 into infinity plus 3 divided by 3 into infinity plus 4, right? तो infinity by infinity that is an indeterminate form. तो हम क्या करते हैं, we'll take n common from the numerator as well as the denominator.
Now it's cancelled. Now if you put n tends to infinity, so this term will become 0, because any number divided by infinity tends to 0, and again this number will become 0, so you will get 2/3. So limit of this sequence is 2/3, and again 2/3 is a finite number, then you can say that this sequence will also be a convergent sequence. इन जनरल लैंग्वेज हम एक और डेफिनेशन है विच आई कीप इन माई माइंड जब भी हम कन्वर्जन की बात करते हैं, दैट कि इफ़ द सीक्वेंस इज टर्मिनेटिंग एट सम पॉइंट, अगर वो कोई ऐसी सीक्वेंस है जो कहीं पे जाके टर्मिनेट हो रही है कि हाँ यहाँ पर जाके ये ख़त्म हो गई, इसके बाद इसमें कोई नंबर नहीं आएगा, तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस. आप इस तरीके से भी इस चीज़ को समझ सकते हो. दैट दिस डेफिनेशन आई ऑलवेज कीप इन माई माइंड कि, और अल्टीमेटली यहाँ पर भी यही हो रहा है, आप n को इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हो, एंड इफ़ यू आर गेटिंग अ फाइनाइट नंबर, इट मीन्स 0 से आगे कोई नंबर इसमें नहीं आ रहा, और यहाँ पे 2/3 से आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो आप इजीली बोल सकते हो दैट योर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और योर सीक्वेंस इज टर्मिनेटिंग एट द पॉइंट 0 and this sequence is terminating at the point 2/3. So there are 3 different ways to understand this. I will not suggest you to use this definition of course for the questions. हम ये use करेंगे theorems के अंदर, but there is no need to keep in mind कि ये बहुत complicated है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी. और जब हम जितनी बार हम जैसे जैसे थ्योरम करेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा. You don't have to कि हम उसको बैठ के रट रहे हैं, you don't have to do that. ऑलराइट, सो जस्ट कीप इन माइंड कि अगर लिमिट फाइनाइट है तो होगा, सीक्वेंस आपकी कहीं टर्मिनेट हो रही है तो होगा. और हम कैसे चेक करेंगे टर्मिनेट होगा नहीं, पुट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो दैट्स द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस. And I will also discuss more examples related to convergent sequence, and also I know we don't have to learn this, but I'll try to do some questions related to this definition also, ताकि आप इस definition को भी और deeply थोड़ा समझ सको. So in next video we will talk about more examples of convergent sequence, and also we'll talk about the divergent sequence and oscillatory sequence. I hope I could help you to understand this. If you have any doubt related to real sequence, you can put it in the comment box, you can DM me on Instagram, or you can mail me. I'll put all these things in the description, and I hope I could help you to understand this. If you did understand, please like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much. Please like, subscribe and share it with your friends, and for latest updates click on the bell icon. Thank you.